ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो है क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है और क्यों आवश्यक है। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पढ़नी है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, और वाई डेमोक्रेसी, और क्यों, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हमको होती है कि डेमोक्रेसी हमें चाहिए ही चाहिए। तो देयर आर सम टाइप ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड: डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची। There are main three types of the government. Here we are going to the learn or discuss in about the democracy type of government. Let's see what is the main topics in this chapter. First of all, what is democracy? हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है, लोकतंत्र होता क्या है। देन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्वालिटी है। एंड नेक्स्ट, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके द्वारा बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इसी में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, कैसे साफ और स्वच्छ एक चुनावी कंटेस्ट होता है, चुनावी इलेक्शन होता है। फिर इसमें कौन कौन सी अनफेयर मीन्स टाइप की कंडीशंस आती हैं, उन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. It means डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार है जिसका चयन जनता के द्वारा होता है। It means the democracy is government elected by the people and for the people. Is it clear? Is it clear? Next, once again, democracy is a form of government. लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है। इन विच द रूलर्स, जिसमें जो शासक होता है, आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी कि जो पीपुल होते हैं वो अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं फॉर हिम, अपने लिए। अबाउट द इंडियन पीपुल्स आर नॉट अ किंग बट दे आर मेकिंग द किंग। यानी कि अगर आप देखो तो भारतीय लोग कैसे होते हैं, भारतीय लोग राजा तो नहीं होते लेकिन राजा बनाते जरूर हैं। इन द सेंस वी आर नॉट अ किंग बट वी आर मेकिंग द किंग। हम राजा तो नहीं हैं लेकिन राजा बनाते जरूर हैं। वही कहने का मतलब कि जो पीपुल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं किसको, अपने रूलर्स को, बाय द वोटिंग सिस्टम। क्लियर? इट मीन्स इट इज़ अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। पीपुल जो रूलर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, तो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। लाइक इन द इंडियन इलेक्शंस वी आर नो, जैसे हम लोग भारत में देखते हैं ना कि इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, लाइक MLAs और MPs। तो वो क्या करते हैं, हमारे लिए जाकर के असेंबलीज में कानून को फॉर्म करते हैं। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम भारतीय राजा तो नहीं हैं लेकिन राजा बनाते जरूर हैं। फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड, इसका एक फीचर ये भी है, क्या होना चाहिए कि फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड। कैसे इलेक्शंस हो, फ्री और कम्पिटिटिव हों। नेक्स्ट, ईच एडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट एंड वन वैल्यू। प्रत्येक ऐसा वयस्क व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या कोई भी किसी भी देश का जो नागरिक है, सिटीजन है, उसके साथ धर्म, शिक्षा, कास्ट, कलर, रंग, वेल्थ, इन सबको देखते हुए क्या होगा, वन वोट वन वैल्यू। यानी चाहे वो नोबेल कैटेगरी में आता हो, चाहे इज अ जनरल मैन,
हैव वन वोट एंड वन वैल्यू, यानी चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे एक सामान्य आदमी हो, हर व्यक्ति का एक ही वोट होगा और उसका वैल्यू भी एक ही माना जाएगा। उसके साथ ना तो कोई धार्मिक विशेषता होगी, ना एजुकेशनल की ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो एक से ज़्यादा वोट कर दे। अगर वो सुपर कास्ट को फॉलो करता है, यानी कि वो जो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर उसमें वो ब्राह्मण और क्षत्रिय में आता है तो ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा वोट करने की ज़रूरत है। अगर वो श्वेत है यानी गोरा है तो उसको ज़्यादा वोट करने की ज़रूरत नहीं है, मिला ही नहीं है, राइट्स ही नहीं है। और अगर वो वेल्थी है, अत्यधिक धनवान है, तब भी वो एक ही वोट कर सकता है। इवन कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी एक ही वोट करेगा, उनके भी वोट की वैल्यू एक ही होगी, लाइक एक आम आदमी। क्लियर? द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस, जो ये इलेक्टेड रूलर्स होते हैं वो डिसीजन को टेक अप करते हैं, लेते हैं फॉर द पीपुल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। कौन से बाउंडेशन उनके साथ होते हैं? ऐसे नहीं कि अपने मन से कोई भी वो डिसीजन ले लें, वो बाउंड होते हैं किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और सिटीजन राइट्स के अकॉर्डिंग ही वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर? और डिसीजन लेने के लिए भाई 56 इंच का सीना होना चाहिए ना। जैसे देखिए, देयर आर 3 मेन डिसीजंस टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, लाइक बाबरी मस्जिद एंड राम जन्मभूमि, नेक्स्ट ट्रिपल तलाक, एंड द मोस्ट एंड important decision taken by the Indian government, आर्टिकल 370-35A। क्लियर? तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर बाउंड होकर ही कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और जो वो सिटीजन्स के राइट के बियॉन्ड ना हो। द राइट्स ऑफ सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आप समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपको, 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, प्लीज टेल मी, राइट इन द कमेंट बॉक्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं? 7 मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में केवल 6 हैं और उन 6 फंडामेंटल राइट्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये आवश्यक है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑफ द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजर डिसीजंस होते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं? बाय द इलेक्टेड लीडर्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो देश एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट। लेट्स सी, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। 1999 में क्या हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की जो सरकार थी उसको उसको हटा करके खुद सैन्य कब्जा कर लिया, सेना का अधिकार कर लिया। एंड ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और क्या किया? जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और खुद को देश का प्रेसिडेंट बना दिया, घोषित कर दिया, हो गए। इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री, उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया, कहाँ पे? देश में। विच वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, जो अनैतिक और फ्रॉड था, गलत तरीके से था। guaranteed him a 5-year extension, granted him 5-year extension। और इस जो ये रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, जो फ्रॉड था, टोटली फ्रॉड था, बेस्ड ऑन द फ्रॉड सिस्टम, ग्रांटेड
हिम खुद को घोषित कर लिया, खुद को दे दिया क्या 5 ईयर एक्सटेंशन, अपने राष्ट्रपति पद का विस्तार खुद कर लिया 5 सालों के लिए फ्रॉड रेफरेंडम के थ्रू। आफ्टर पासिंग लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास आउट हुआ विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जिसमें क्या पावर मिल गया प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट वहाँ का जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली है उसको कभी भी वो डिसमिस कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है, उसको उसके पद से हटा सकता है, यानी असेंबलीज और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उसको डिसॉल्व कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। इन्होंने एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग खुद को एक पावर दे दिया, पावर प्रदान कर दिया अपने आप को। असेंबलीज इलेक्शंस दे आर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, और क्या हुए बाद में इलेक्शंस कराए गए कहाँ पर, नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस कराए गए। इन दिस केस, इस प्रकार की ये जो घटना घटी, पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, जहाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, उनके पास कुछ ही अधिकार थे, जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन का सारा पावर किसके पास होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, कुछ ही अधिकार चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव सरकार को प्राप्त हुए, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन जो मेन डिसीजन लेने की अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, यानी जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे लाइक जनरल, उनको सारी अथॉरिटी दे दी गई, सरकार से संबंधित जो मेन डिसीजन लेने की अथॉरिटी थी वो किसके पास आ गई, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास आ गई। इट इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी मिलिट्री रूल्स आर नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ, और खुद को भी, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर्स में कौन थे, जनरल, खुद परवेज मुशर्रफ जनरल ही थे, तो उन्होंने खुद को ये पावर दे दी कि वो चाहें जो भी डिसीजन देश के लिए ले सकते हैं। सो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, तो इस प्रकार हम इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स द मेजर डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, ना कि मिलिट्री ऑफिसर्स लाइक परवेज मुशर्रफ। सो वी कैन नॉट से इट इज़ द टोटल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, इसे हम टोटली डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं कह सकते पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट को। तो ये पहला टॉपिक रहा। एंड अब दूसरा टॉपिक इसमें देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक ऑफ द टू नेशंस चाइना एंड मैक्सिको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चाइना, तो हम पहले इसमें चाइना के विषय में अध्ययन करते हैं, और जो मैक्सिको वाला पोर्शन है वो हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, डेमोक्रेसी का जो पहला एंड फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी चुनाव कंपटीशन ऐसे हों जो फ्री हों और फेयर हों, साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घोटाले टाइप का हो जाए, है ना। जैसे भारत में जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, लोग, जो लीडिंग पार्टी होती है, जो विनिंग पार्टी होती है, विनर पार्टी होती है, उस पर आरोप लगाते हैं कि अरे भाई इसने तो ईवीएम मशीन को हैक कर लिया। बट आप समझो कि ईवीएम मशीन कैन नॉट वर्क ऑन द इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग द वोटिंग टाइम। जो ईवीएम मशीन होती है वोटिंग के समय वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, टोटली ऑफलाइन मोड। द ईवीएम मशीन वर्किंग ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइमिंग टोटली ऑफलाइन मोड, यानी वो ऑफलाइन मोड पर ही काम करती है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैक द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो व्हाट हैपेंड, फिर बेईमानी कैसे होती है, तो बेईमानी होने के उसमें कई सारे चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब वोटिंग मशीन
सील कर दी गई, उसके बाद सारे वोट उसमें आ गए, उसके बाद सील हो गया, पैकिंग हो गई, देन शिफ्टेड इन द स्ट्रांग रूम फॉर द वेरी हाई सिक्योरिटी जोन। फिर वहाँ पे कहानी शुरू होती है। वहाँ पे कहानी क्या होती है, जैसे सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि सिक्योरिटी रीजन्स को बता करके उसने कहा कि हम इस वोटिंग मशीन को या ईवीएम को अलग जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। तो सारा खेला वहीं पे होता है। यानी ईवीएम को शिफ्ट करने के लिए जब ईवीएम एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो वहीं पर ईवीएम को एक्सचेंज किया जा सकता है बस, और उसे हैक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार मैटर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल एंड मिस मायावती को इनवाइट किया, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन हैक द ईवीएम इन इंडियन इलेक्शंस ड्यूरिंग इंडियन इलेक्शन टाइमिंग। लेकिन ना तो मायावती गई ना केजरीवाल गए। कारण, क्योंकि हम उसे बता ही नहीं सकते कि उसे हैक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ईवीएम होती है वो टोटली ऑफलाइन मोड पे काम करती है, और जब आप ऑफलाइन मोड पे होते हैं तो आपके मोबाइल को या आपके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विदाउट इंटरनेट होता है। हैकिंग प्रोसेस तब हो सकता है जब आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस करते हैं, तब आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो सारा खेला कहाँ होता है, हो सकता है, होता नहीं है। सारा खेला कहाँ हो सकता है, जब हम ईवीएम मशीन को सुरक्षा कारणों को दर्शाते हुए या मीडिया में या पब्लिकली हम इसको प्रोपोगंडा कर दें कि जो सुरक्षा कारण है उसके कारण हम ईवीएम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसी शिफ्टिंग के दौरान हो सकता है कि उसमें कुछ इधर का उधर कर लिया जाए। चलिए, तो चाइना में क्या कंडीशन थी, चाइना की बात हम करते हैं, तो रही हमारे देश की, भारत की बात। चाइना में क्या कंडीशन थी, इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगियो रेमिन दैबियो दुहाई। ये पार्टी का नाम है वहाँ पे, ये पार्टी है। इस पार्टी को कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चाइना में क्या है कि इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं। इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years फॉर द कंट्रीज पार्लियामेंट, यानी देश की संसद के लिए चाइना में प्रत्येक 5 साल के बाद इलेक्शंस हेल्ड कराए जाते हैं। वहाँ पे जो पार्टी है, जो पार्लियामेंट है, उसका क्या नाम है, क्वांगो रेनमिन दाइबुयो दोही, या दुहाई कह लें, दोहाई, ये वहाँ की पार्लियामेंट है। और इसी को कहते हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस। यानी मेन इसी नाम को समझिए। तो ये तो कहने में थोड़ा बहुत टिपिकल है, तो ये आप कह नहीं पाएंगे, मैं खुद नहीं कह पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप क्योंकि कह सकते हैं, क्योंकि गुरु गुरुए रहेगा चेला शक्कर होएगा। यानी चेला जो शिष्य होता है वो गुरु से बहुत आगे निकल जाता है, तो आप कह सकते हैं, नो डाउट। नेशनल पीपुल कांग्रेस, अब देखते हैं, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस a candidate needs approval by the Chinese Communist Party। इलेक्शन से पहले हर कंटेस्ट पीपुल को, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होता है। चलिए भाई देखते हैं व्हाट इज अप्रूवल। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आर 8 स्मॉलर पार्टीज, जो 8 छोटी छोटी पार्टियां हैं वो क्या हैं, उस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर हैं। और जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होगा वही क्या कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक तरीके से कह लें कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही मेंबर्स को अप्रूव्ड करती है कि आप इलेक्शंस लड़ो। और यहाँ पर इसी पार्टी की 8 छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन्हीं 8 पार्टियों में से मेंबर को अप्रूव्ड किया जाता है। यानी ये जो 8 छोटी छोटी पार्टियाँ किससे अटैच हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अटैच हैं। इनके जो मेंबर्स होंगे उनको अप्रूवल दिया जाएगा कि आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो मेन पार्टी जीत करके आएगी वो ऑलवेज
चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही जीत करके आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो 8 छोटी छोटी पार्टियां हैं ये किसके थ्रू काम करती हैं? तो इस CCP चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू काम करती हैं और इन्हीं के मेंबर्स को अप्रूवल मिलता है इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। पार्टी आर 8 स्मॉलर पार्टीज अप्रूव्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी इस कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये छोटी छोटी 8 पार्टियां अप्रूव्ड होती हैं। कैन कंटेस्ट, अब जब प्रतियोगिता शुरू होती तो व्हाट हैपेंड, कैन कंटेस्ट इन एन इलेक्शन, और फिर इलेक्शन में कंटेस्ट शुरू होता है, चुनाव शुरू होता है। द गवर्नमेंट ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, अब इस तरीके से क्या होगा? तो हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो किसकी फॉर्म होगी? अरे भाई इसी की तो बनेगी। अभी जैसे वर्तमान समय में हम देखें हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट कहे कि हमारी जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं वो मेरे से अप्रूव्ड हैं और वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बाकी कांग्रेस है, BSP है, SP है, जो अन्य सारी क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज हैं उनको एबॉलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो क्या होगा? ऑलवेज गवर्नमेंट फॉर्म बाय द बीजेपी। क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर्स कंटेस्ट में आएंगे इलेक्शंस में वो किसके होंगे? अरे भाई जो बीजेपी की अप्रूव्ड पार्टी है उसी के तो मेंबर्स होंगे। तो हमेशा गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होगी? बीजेपी की ही फॉर्म होगी, बनेगी। तो सेम कंडीशन चाइना में है, यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है वो 8 छोटी छोटी 8 पार्टियाँ उससे अप्रूव्ड हैं और उन्हीं 8 पार्टियों के मेंबर ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब हो सकता है कोई 4 पार्टी जीत जाए और 4 पार्टी ना जीते, तो जो भैया 4 पार्टी जीतेगी तो किसकी पार्टी हुई? इसी चाइना की पार्टी हुई ना। तो गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनेगी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट ऑलवेज फॉर्म इन चाइना। देयर इज नो फ्री चॉइस अवेलेबल टू द वोटर्स, और इस प्रकार इन्हीं 8 पार्टियों में जो कंटेस्टिंग पीपुल्स होते हैं उन्हीं में से यहाँ के जो वोटर्स होते हैं उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के चांस बनते हैं, चांसेस होते हैं। वहाँ पर कोई फ्री चॉइस आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या ऐसा कह लें कि वहाँ पर चाइना में किसी भी पर्सन को फ्री चॉइस अवेलेबल नहीं है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करा दूं जिससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपको बताना है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? कौन कौन से हैं तो वो आपको बताने हैं। 6 हैं, मैं बता दे रहा हूँ। 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं और कौन से फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश कर दिया गया है। क्योंकि पहले 7 था लेकिन बाद में 6 कर दिया गया, तो एबॉलिश किस फंडामेंटल राइट को किया गया है तो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं इसे भी आपको बताना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।